आपको पता चले कि दुनिया का अंत पास आ रहा है, दुनिया कुछ ही पलों में ख़त्म होने वाली है, लेकिन आप बच सकते हैं और आप किसी 2 इंसान को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। तो आप किसे बचाओगे? अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चे या अपने खास दोस्त को? ऐसी ही आज की कहानी है। हाय, मैं हूँ अमृतम। कहानी की शुरुआत एक मिलिट्री बेस से होती है, जहाँ पे लेफ्टिनेंट हेली अर्थ के सैटेलाइट का इंस्पेक्शन कर रही थी। तभी वो कुछ अनयूजुअल वेव्स को अर्थ की तरफ आते हुए देखती है, जो कि काफी ताकतवर और खतरनाक होती है। ये वेव्स पावरफुल होने के कारण अगर अर्थ से टकराती है तो अर्थ का भी काफी नुकसान हो सकता था। इसीलिए वो अपने सीनियर्स को इसके बारे में बताती है, लेकिन जो कैप्टन होती है वो उसे कहती है कि अगले 24 घंटों के लिए किसी भी चीज पर ध्यान मत देना। लेकिन ये सब सुन के हेली बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो काफी डर गई थी, बेचैन हो गई थी। इसीलिए वो अपने फैमिली को कॉल करती है और अपने माँ से कहती है कि जल्दी शायद कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए तुम सब लोग एक सेफ जगह पे चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो फोन रखती है, वहाँ पे 2 सोल्जर उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन सही समय पर वो वहाँ से भाग निकलती है। वही दूसरी जगह हम अरमान नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि सबमरीन इंजीनियर है। एक दिन अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया उसे मिलने के लिए आती है। विक्टोरिया खुद एक मरीन बायोलॉजिस्ट होती है और वो जल्दी अपने एक नए प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन के थ्रू समुद्र के नीचे एक एयरबेस में जाने वाली थी। विक्टोरिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5 लोगों की टीम बनाई थी और उसे स्पॉन्सर से भी काफी अच्छे पैसे मिल गए थे। वो अरमान के पास आकर उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती और कहती है कि मैं तुम्हें एज अ प्रोजेक्ट लीडर हायर करना चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। अरमान पहले इंटरेस्टेड था और वो स्पॉन्सर के बारे में पूछता है, लेकिन तभी अरमान को पता चलता है इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने वाला उसके ही पिता है, जो कि काफी अमीर थे, लेकिन वो इंसान अच्छे नहीं थे। इसीलिए अरमान मना कर देता है। लेकिन उसे ये प्रोजेक्ट काफी पसंद होता है और काफी सोचने के बाद अगले दिन वो विक्टोरिया का ऑफर अपना लेता है और अगले दिन वो विक्टोरिया के घर पे जाता है, जहाँ पे विक्टोरिया का फियांसे फ्रेडी उसका वेलकम करता है। फ्रेडी खुद भी उनकी टीम में शामिल था, लेकिन वो टेक्निकल सपोर्ट देने वाला था शिप में रहकर। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं जहाँ पे विक्टोरिया की टीम पूरी तैयार हो गई थी। इस टीम में एक था फेलिक्स, फिर अरमान का ही दोस्त बेंसन, फिर एक कॉलेज इंटर्न राना और विक्टोरिया थी। ये 5 भी अपने सफर के लिए तैयार होते हैं। इनके साथ फ्रेडी और शिप का कैप्टन भी समुद्र के बीच में एयरबेस के यहाँ पे पहुंच जाते हैं और विक्टोरिया फ्रेडी को गुड बाय करके जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी शिप का कैप्टन विक्टोरिया को रोकता है और उसे बताता है कि ईस्ट एशिया में सूरज निकलते वक्त कुछ अजीब सी घटना हो रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन विक्टोरिया उसे कहती है कि ये बस छोटी मोटी चीज होगी, हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और वे लोग निकल जाते हैं सबमरीन से और वहाँ पे अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। अब देखते ही देखते इनके टीम को नीचे गए हुए 12 घंटे पूरे हो चुके थे। अरमान अपनी रिसर्च कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि समुद्र बहुत ही साफ दिख रहा है, यानी सामने की सारी चीजें क्लियरली दिख रही है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि समुद्र के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँचती है, इसीलिए सब कुछ डार्क होना चाहिए था। वो विक्टोरिया को कहता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी ऊपर जाकर देखना होगा। और इसीलिए ये लोग ऊपर जाने के लिए निकलते हैं और कुछ घंटों के बाद सबमरीन सरफेस तक पहुंच जाती है और ये लोग शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। अब ये लोग सबमरीन को शिप के नजदीक लेकर जाते हैं और अरमान और विक्टोरिया शिप से लगे हुए रस्सी का उपयोग करते हुए शिप में जाकर पहुंचते हैं, लेकिन शिप पूरा का पूरा खाली पड़ा था। उनकी जो टीम थी वो पूरी गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि फ्रेडी भी वहाँ पे नहीं था। विक्टोरिया बहुत ही डरने लगती है और वे लोग कंट्रोल रूम में आते हैं, जहाँ पे उन्हें फ्रेडी का ही एक वीडियो मिलता है, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि पिछले 12 घंटों में हुआ क्या। वो कहता है कि अचानक से सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा तेज फैलने लगी थी, जिसके चलते लोग मारे गए हैं। एशिया के ज्यादातर लोग तो मर चुके हैं, क्योंकि ये जो भी चीज है वो वहाँ से ही शुरू हुई थी। और जो लोग भी सूरज से छुपे हुए हैं, यानी बंकर या अंडरग्राउंड में रह रहे हैं, वही लोग अब बच गए हैं। फ्रेडी आगे कहता है कि वे लोग पास के ही एक आइलैंड में बने बंकर में जा रहे हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। उनका मिशन खत्म होने के बाद उन्हें भी वही आने कहा गया था। ये मैसेज सुनते ही विक्टोरिया और अरमान दोनों भी वापस से सबमरीन में चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी टीम को सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर वहाँ से ये लोग उसी पास के आइलैंड में जाने के लिए लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो किनारे के पास पहुँचते हैं, कुछ दूर ही उन्हें एक और बहुत बड़ी सबमरीन वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ सोल्जर निकलते हैं और अरमान उनसे बात करता है। ये आइलैंड दरअसल एक शहर था और यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद थे, लेकिन फिलहाल आइलैंड पे कोई भी नहीं था। उन्हें लगता है कि सब लोग बंकर में छुपे होंगे। सोल्जर की काफी बड़ी टीम होती है यहाँ पे,
और वो अलग अलग टीम बनाकर लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं। अरमान, विक्टोरिया और कमांडर उमूट एक टीम बनाकर बंकर के तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे उन्हें शहर के काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलने लगती है। काफी डेड बॉडीज पूरी तरीके से जली हुई थी, यानी कि सूरज की रोशनी के कारण उनके सारे ऑर्गन्स जल गए थे। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक चर्च मिलता है जिसमें और भी डेड बॉडीज मिलती है। ये सब कुछ देखकर विक्टोरिया काफी रोने लगती है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि फ्रेडी शायद जिंदा ही नहीं है। तभी एक सोल्जर आकर कमांडर को बताता है कि उन्हें बैंक के लॉकर में एक आदमी मिला है जिसने खुद को बैंक के लॉकर के अंदर कैद कर लिया था इस आपदा से बचने के लिए, लेकिन फिर भी वो काफी जख्मी हुआ है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अब अरमान उसके पास जाकर उसे पूछने लगता है कि बंकर कहाँ पे है, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाता। जिसके बाद कमांडर उसे दर्द से बचने के लिए गोली मार देते हैं। जिसके बाद कमांडर अरमान को बताते हैं कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए कोई भी लोग नहीं है, इसीलिए वे लोग सबमरीन से वापस लौट जाएंगे। और अब अरमान और विक्टोरिया को फ्रेडी और उसके लोग ढूंढने के लिए बस उतना ही समय था जब तक ये सोल्जर्स है। लेकिन तभी विक्टोरिया को एक जगह जानी पहचानी लगती है। दरअसल उसने ये जगह फ्रेडी के ही वीडियो में देखी थी। अब ये लोग लॉकर से बाहर आते हैं, लेकिन तभी कुछ सोल्जर लॉकर में पड़े हुए पैसे लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। उनका चीफ उन्हें रोकने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तभी लॉकर के गेट बंद हो जाते हैं। अब एक सोल्जर उन्हें निकालने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये लॉकर एक पिन के द्वारा लॉक होता है और अपनी जान बचाने के लिए बाकी सारे साथी सोल्जर्स को पीछे ही छोड़कर जाने लगते हैं। और उनका कमांडर उसके साथियों को वहां फंसाने के लिए अरमान और उसकी टीम को ही ब्लेम करने लगता है। वही दूसरी जगह किनारे पे हम राना को देखते हैं जिसे अभी भी फोन पे कुछ नेटवर्क मिल रहा था और दुनिया में जो भी हो रहा था उसके बारे में वो न्यूज आर्टिकल पढ़ती है। उस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जा रहा था कि सूरज के पोलराइजेशन का डायरेक्शन हर 11 साल में एक बार बदलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कई बार बदल चुका है, जिसके चलते सूरज की सारी एनर्जी अर्थ के डायरेक्शन में ही आ रही है और जिसके कारण सारे जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ देर के बाद अरमान और विक्टोरिया बंकर तक पहुँच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पे भी लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। विक्टोरिया ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और जिसका डर था वही होता है। उन्हें वहाँ पे फ्रेडी की बॉडी मिलती है जिसे देखकर विक्टोरिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसका फोन साइड में ही पड़ा हुआ था जिसमें उसने विक्टोरिया के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया था। वो मैसेज में कह रहा होता है कि वो खुश है कि वो बंकर में सेफ है। सूरज को निकले हुए कुछ ही देर हो गई है और वे सब लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद काफी दर्दनाक चीखों के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। यानी कि जहाँ फ्रेडी था वहाँ तक सूरज की रोशनी फैल जाती है और उसकी मौत हो गई थी। विक्टोरिया पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन इनके पास अब समय कम था क्योंकि सोल्जर अभी जल्दी ही जाने वाले थे, इसलिए अरमान विक्टोरिया को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। और जब तक इनकी टीम वापस से किनारे तक पहुँचती जहाँ पे सोल्जर्स लोगों का सबमरीन था, सबमरीन के गेट बंद कर दिए गए थे। दरअसल कमांडर ऊटा उन्हें सबमरीन के अंदर लेना नहीं चाहता था, लेकिन उनका जो चीफ रहता है उसके ऑर्डर्स पर गेट ओपन किए जाते हैं और अरमान, विक्टोरिया और उनका सारा ग्रुप सबमरीन के अंदर चले आते हैं। लेकिन सोल्जर्स उन्हें काफी खतरनाक नजरों से देख रहे थे, जिससे इन्हें समझ आता है कि सिर्फ चीफ ही उनका सपोर्ट कर रहा है और बाकी सोल्जर और कमांडर ऊटा उनसे नफरत करते हैं क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ही कम थी और अब लोग बढ़ गए थे। अब यहाँ पर इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि उन्हें उनके रूम्स एंड टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं अचानक से सबमरीन काफी जोरों से शेक करने लगता है और सारे लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी को भी सबमरीन को ठीक करना नहीं आता था क्योंकि सबमरीन का जो इंजीनियर था वो तो लॉकर में ही कैद हो गया था। लेकिन तभी अरमान को ये प्रॉब्लम समझ आती है और वो सबमरीन को ठीक कर देता है, जिससे चीफ काफी खुश होता है। ऐसे ही करते करते 1-2 दिन बीत जाते हैं। ये लोग कैसे तैसे उस सबमरीन में सरवाइव कर रहे थे, लेकिन इसी दरम्यान अटलान नाम का एक सोल्जर आता है और उन्हें गालियां देने लगता है और जब वे लोग उसे जाने के लिए कहते हैं तो वो बेंसन का गला दबाने लगता है। अब विक्टोरिया परेशान होकर चीफ से इसकी कंप्लेंट करती है। अब चीफ उन्हें गारंटी देता है कि अब कोई भी उनके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। इसी बीच में अल्टान और उसके दोस्त बाकी सोल्जर से छुपकर दारू पी रहे होते हैं और वो कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कोई उनका खाना चुरा रहा है। अब यहाँ पे अटलान को लगता है कि ये सब कुछ विक्टोरिया ही कर रही है, इसीलिए वो विक्टोरिया को धमकी देने लगता है। लेकिन तभी इन्हीं में से एक लेडी सोल्जर भी होती है ओलिविया, वो उसे रोक लेती है। दरअसल ओलिविया चीफ की ही बेटी होती है, लेकिन अटलान जो कि नशे में था वो पूरा शोर शराबा करने लगता है और बाकी सोल्जर्स को उठा देता है और अरमान और उसके ग्रुप के खिलाफ भड़काने लगता है। वो चीफ को भी कहता है कि इन लोगों को हमारे सबमरीन से बाहर फेंक दिया जाए,
है, क्योंकि बाकी के सोल्जर भी यही चाहते हैं। लेकिन चीफ सबको लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि किसी को भी अभी परेशान नहीं करना है। अब यहाँ पे अरमान आगे आकर सबसे माफी मांगता है और इन सबको शांत करने की कोशिश करता है और सबको बताता है कि उन्हें ऐसे हालात में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी उनके आखिरी पल हो सकते हैं और अब वे लोग ही शायद पूरी दुनिया में अकेले ही जिंदा बचे होंगे। उसकी ये बातें सुनकर कमांडर उमोट भी काफी इमोशनल होता है और इस ग्रुप के लिए उनकी सोच बदल जाती है और वो अरमान और उसके लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह पे फेलिक्स सबमरीन के दूसरे हिस्से में है और वो एक सोल्जर को ग्रेनेड लेते हुए देखता है और वो काफी डर जाता है और यहाँ पे आके सबको वो बता देता है। अब चीफ बाकी सोल्जर वहाँ जाकर देखते हैं तो दरअसल उस सोल्जर ने ग्रेनेड अपने हाथ में पकड़ा था और वो हंस रहा था और कहता है कि हमें यहाँ पे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली चली गई है, हमें भी अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए। दरअसल सोल्जर की पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी, जिसके कारण उसका पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और वो सबको मारना चाहता था। चीफ उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। कोई रास्ता ना देखते हुए चीफ उस रूम में एंटर होकर दरवाजा बंद कर देते हैं और तभी ग्रेनेड फट जाता है और चीफ और उस सोल्जर की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन उस धमाके के कारण इस सबमरीन का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था और अब सबमरीन में पानी आना शुरू हो गया था। सब लोग पैनिक हो गए, कैसे भी सबमरीन को ठीक करना चाहते थे। अरमान भी काफी कोशिश करता है लेकिन पानी का भाव रुक ही नहीं रहा था। उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि किसी को बाहर से इस होल को बंद करना होगा। यहाँ पे ओलिविया अपने पिता के मौत से काफी दुखी होती है लेकिन अरमान की मदद करने के लिए वो तैयार होती है और वो दोनों भी बाहर की तरफ जाते हैं और होल तक पहुंचकर अरमान होल को कवर करने के लिए उसे वेल्ड करने लगता है और ओलिविया फ्लैशलाइट उसे दिखा रही होती है। लेकिन तभी एकदम से ओलिविया के ऊपर एक मछली अटैक कर देती है, जिसके कारण उसके पिता का दिया हुआ नेकलेस नीचे गिर जाता है। वो तैरकर उसे ढूंढने के लिए जाती है लेकिन तब तक वो काफी नीचे आ गई थी। जब अरमान देखता है कि उसके बाजू में ओलिविया नहीं है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर के बाद दोनों एक दूसरे को ढूंढ तो लेते हैं लेकिन सबमरीन काफी दूर जा चुकी थी। लेकिन फॉर्चुनेटली सबमरीन का इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक हो गया था और उसी के लाइट के मदद से ये लोग पीछा करते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं और अंदर आते हैं। इन्हें देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। अब सबमरीन के अंदर का पानी धीरे धीरे निकलने लगता है और इसी तरह ये दोनों भी ग्रुप मिलजुल के रहने लगते हैं और काफी दिन बीत जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा मायूस हो रहे थे क्योंकि किसी ने दिन का उजाला देखा ही नहीं था। कितने दिन बीत गए उन्हें खुद भी पता नहीं था। कुछ समय के बाद ये लोग उसी आर्मी के बेस कैंप तक पहुंचते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। वहाँ पे भी काफी सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पे बेंसन को शहर के दूसरे हिस्से में रिसर्च करने के लिए भेजा जाता है। शहर के टॉप पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि पूरे शहर में आग लगी हुई है और उसे ये सब कुछ देखकर अपने फैमिली की याद आती है और उसके भी जीने की इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वही दूसरी तरफ कमांडर और बाकी के सोल्जर आर्मी के इमरजेंसी रूम में पहुंचकर उन्हें सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है। अब ये सब लोग अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, इन सारे सोल्जर्स का अंतिम संस्कार करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वही दूसरी जगह पे योंका और कुछ सोल्जर्स फूड कलेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन कुछ खाने के बाद उन्हें पता चलता है कि खाने में जरा सा भी स्वाद बचा नहीं है। दरअसल ये सारे खाने के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो सूरज के किरणों के कारण बर्बाद हो गया था और उसी के चलते ये खाना खाने लायक नहीं था, इसीलिए वे लोग कैन फूड ढूंढने लगते हैं। तो वही हम याकामोजिया ने उस सबमरीन में देखते हैं जहाँ पे फेलिक्स और अरमान दोनों ही बैठे हुए थे और वे लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से आगे की जिंदगी कैसे होने वाली है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि सबमरीन में इन दोनों के अलावा और कोई भी है। लेकिन ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि सबमरीन में सिर्फ इन दोनों को ही रुकने के ऑर्डर्स दिए गए थे, इसीलिए वो उस इंसान का पीछा करने लगते हैं और हमें पता चलता है वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सैली होती है। इसका आगे का पार्ट मैं जल्दी अपलोड